ओके, वेलकम बैक बच्चों, वेलकम बैक टू कोड टू सर्व एकेडमी। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन के काउजेस की। सो अगर आखिरी लेक्चर आपने ध्यान दिया हो तो आखिरी लेक्चर में हमने बात की थी कि क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी होते हैं फॉर क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी होते हैं फॉर केमिकल चेंज। कुछ चीजों के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है पिछले क्लास में, कुछ के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इन शॉर्ट लास्ट क्लास में क्या जरूरी बातें की थी हमने, एक दो पॉइंट में मैं समराइज करना चाहूंगा आपके सामने। सो फर्स्ट क्लास में हमने ये देखा था कि अगर केमिकल रिएक्शन होना है या केमिकल रिएक्शन करवाना है तो इनमें से कोई ना कोई एक कंडीशन एटलीस्ट वहां पे इन्वॉल्व होगा। इनमें से कोई भी एक कंडीशन, जिसमें हमने एक एक करके कंडीशंस के बारे में बात की थी, याद है बच्चों? सबसे पहले हमने बात किया था मिक्सिंग या फिर क्लोज कांटेक्ट के बारे में, जो था हमारा फर्स्ट कंडीशन फॉर केमिकल रिएक्शन, जहां पे बेसिकली ये वन ऑफ द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ रिएक्शन है, जहां हमें कुछ नहीं करना पड़ता है फॉर द सेक ऑफ रिएक्शन। हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है, जिन दो चीजों को रिएक्ट करवाना है उन दो चीजों को एक दूसरे के अगल बगल रखते हैं। एग्जाम्पल बच्चों, आयोडीन जो है वो रिएक्ट करता है फोस्फोरस से टू एक्सप्लोड। अच्छा, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया होगा, टू एक्सप्लोड व्हेन ब्रॉट क्लोज। यानी कि आयोडीन और फोस्फोरस को जब हम लोग एक दूसरे से क्लोज रखते हैं, जस्ट एक दूसरे के क्लोज ही रखना है और कुछ नहीं करना है, एक दूसरे के सामने आते ही उनके एटम्स आपस में कुछ ऐसे इंटरैक्ट करते हैं कि एक एक्सप्लोजन के साथ रिएक्शन होता है। ना बच्चों दिमाग लगाओ, एक एक्सप्लोजन के साथ रिएक्शन हो रहा है। अगर रिएक्शन एक एक्सप्लोजन के साथ हो रहा है, इट मींस वो रिएक्शन काफी तेज हो रहा होगा, करेक्ट? तो बहुत तेजी से रिएक्ट कर जाता है विदाउट गिविंग एनी एनर्जी। बस दोनों को सामने हमने रखा, रिएक्शन स्टार्ट हो गया। वैसा ही एक और रिएक्शन का एग्जांपल बच्चों PbNO3। PbNO3 इसको हम लोग कहते हैं बच्चों लेड नाइट्रेट। ये लेड नाइट्रेट जो है ये व्हाइट कलर का एक सब्सटेंस होता है, सॉलिड सब्सटेंस, जिसको जब हम लोग पोटेशियम आयोडाइड से, जो कि ये भी अगेन एक सॉलिड सब्सटेंस है, जब इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं या मैं कहूं कि क्लोज क्लोज कांटेक्ट में लेकर आते हैं, देन रिएक्शन इनिशिएट होता है बच्चों। क्या बनता है? पोटेशियम नाइट्रेट, दैट इज आल्सो सॉलिड, अलोंग विथ लेड आयोडाइड PbI2, दैट इज लेड आयोडाइड। अब सिग्निफिकेंट बात याद क्या रखना है बच्चों, कि जो हमने रिएक्टेंट लिया था दैट वाज लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, ये दोनों ही व्हाइट इन कलर थे बच्चों, लेकिन देखिए रिएक्शन के बाद हमें क्या मिला, एक येलो प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट इज लेड आयोडाइड। अब जब भी बात करते हैं हम लोग चेंज इन कलर्स की, तो बच्चों बहुत जरूरी हो जाता है कि हम लोग ये चेंज इन कलर्स को याद रखें, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से एग्जामिनर जो है वो इन सारे नॉलेजेस को टेस्ट करने में ज्यादा भरोसा रखता है। 1 मार्कर 2 मार्कर बीच में कहीं 1 मार्क्स के लिए आ जाएगा, नेम अ रिएक्शन इन विच अ येलो कलर्ड सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, या नेम अ रिएक्शन इन विच टू व्हाइट कलर्ड सॉलिड सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टू फॉर्म a solid substance along with a yellow colored solid substance। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं बच्चों जहां पे अननोन कंपाउंड्स का रिएक्शन सिर्फ प्रॉपर्टीज बताया रहेगा और कंपाउंड्स आपको आइडेंटिफाई करना होगा। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको ये एग्जांपल्स अच्छे से याद रखना है अलोंग विद कलर चेंजेस। नाउ बच्चों अगर हम बात करें तो सेकंड कंडीशन क्या था? सेकंड कंडीशन ये था कि देखिए सेकंड कंडीशन क्या था बच्चों, सेकंड कंडीशन ये था, कुछ रिएक्शंस में ऐसा देखने को मिलता है हमें कि सिर्फ और सिर्फ उन दोनों को एक दूसरे के बगल में रख देने से रिएक्शन नहीं होगा। रीजन बीइंग वेरी सिंपल, कि उनमें उनके पार्टिकल्स में, उनके इलेक्ट्रॉन्स में इतना काइनेटिक एनर्जी अभी नहीं है कि बस एक दूसरे के अगल बगल पड़े पड़े रिएक्शन हो जाए। तो हमें काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना होगा बच्चों। नाउ आपको पता होगा कि सॉलिड के कंपैरिजन में किस में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है बच्चों? लिक्विड्स में। जो फ्लूइड्स होते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है। तो अब आप कॉमन सेंस लगाओ, कुछ रिएक्शंस जो सॉलिड स्टेट में सिर्फ मिक्स करने से या कांटेक्ट में रखने से नहीं होता था, वो रिएक्शंस अब आप सोचो कि ये होने लग गया कैसे, बस अगर उसको सॉल्यूशन के फॉर्म में ले। सॉल्यूशन के फॉर्म में ले बच्चों तो दो कंडीशंस है, या तो आप सच में एक एक्वस सॉल्यूशन स्टेट, एक्वस स्टेट यानी कि आप याद रखोगे स्टेट इन विच substance is mixed along
विथ वाटर। यानी कि वाटर के साथ सॉल्यूशन के फॉर्म में अगर कोई कंपाउंड होता है बच्चों या कोई एलिमेंट होता है तो हम लोग उसको क्या कंसीडर करते हैं कि ये एक एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस स्टेट में है। तो कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ कंपाउंड्स आपस में तब रिएक्ट करते हैं जब या तो हम उन्हें एक्वस स्टेट में यानी पानी के साथ घोल कर ले लें, या तो हम उन्हें मोल्टन स्टेट में, मोल्टन इट मींस कि उसको इतना गर्म कर दिए हम लोग कि गर्म करने के वजह से अब वो सॉलिड नहीं रह गया बल्कि किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, फ्लूइड में, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। जब वो मेल्ट हो जाता है तो अब उसका सॉलिड वाला प्रॉपर्टी जा चुका है। अब आप सोचो कि उसके पार्टिकल्स में, उसके इलेक्ट्रॉन्स में जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों वो बढ़ चुका है, एंड ड्यू टू दैट इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी अब वो रिएक्शन पॉसिबल है जो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के अगल बगल रख देने से या मिक्स कर देने से नहीं होता। लाइक ऑक्जेलिक एसिड बच्चों, ऑक्जेलिक एसिड जो है ना वो एक ऐसा एसिड है जो क्रिस्टल फॉर्म में होता है। ऑक्जेलिक एसिड के बारे में आप ये जान लेना, ऑक्जेलिक एसिड्स यूजुअली अकर इन क्रिस्टल फॉर्म, यानी ये सॉलिड एसिड्स है, ठीक है। तो ये ऑक्जेलिक एसिड यानी ये सॉलिड एसिड जो है, इसको जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ कब रिएक्ट करता है, जब ऑक्जेलिक एसिड का हम लोग एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक, और सोडियम बाइकार्बोनेट का भी क्या लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि ये रिएक्शन तभी हो सकता है जब इन दोनों ही कंपाउंड को हम लोग किस में ले, एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में। और इससे हो क्या रहा है एक्चुअली, जो पार्टिकल्स हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है लिक्विड स्टेट में होने के वजह से। दैट इज वाई अब यहाँ पे रिएक्शन होने लग गया कंपैरेटिवली, कि जब इन दोनों को सॉलिड फॉर्म में एक दूसरे के अगल बगल रख देते थे तो रिएक्शन नहीं होता था, क्योंकि तब पार्टिकल्स के पास उतना काइनेटिक एनर्जी नहीं था जितना रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए चाहिए। नाउ मूविंग अप टू द नेक्स्ट, अब देखिए ये NaCl जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कॉमन सॉल्ट, NaCl कॉमन सॉल्ट आपके किचन में मिल जाएगा बहुत इजीली, ये कॉमन सॉल्ट। AgNO3 बच्चों अगर आपको नहीं पता, AgNO3 इसको हम लोग कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट, क्या कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, जो कि एक तरीके का सिल्वर का सॉल्ट है, ठीक। अच्छा ये रिएक्शन जो है ना ये भी तब ही होगा, देखिए दोनों सॉल्ट्स है तो दोनों सॉल्ट से यानी कि दोनों का ही सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट करता है, लेकिन आप देखो इस रिएक्शन में हमने क्या लिया है, एक्वस फॉर्म लिया है ऑफ बोथ द कंपाउंड्स सो दैट ये रिएक्शन हो सके। अब एक्वस सॉल्यूशन क्यों लिया है मैंने, इसके बारे में मैंने पहले बताया, अब आप रिलेट कर सकते हो। अब जब हमने इसको एक्वस फॉर्म में लिया तो रिएक्शन कैरी आउट हुआ और हमें क्या मिला एज प्रोडक्ट, देखिए AgCl, AgCl बच्चों जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। अगेन दिस इज अ सॉल्ट, लेकिन यहाँ पे ये जो सिल्वर नाइट्रेट था, ये सिल्वर नाइट्रेट के जगह यहाँ क्या दिख रहा है, सिल्वर क्लोराइड, यानी न्यू सब्सटेंस हैज बीन फॉर्म्ड, जिसके वजह से इसको ये जो नया सब्सटेंस बना ये हमारा प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट। इसके साथ बना क्या, NaNO3, NaNO3 को क्या कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट, वेरी गुड, इसको कहते हैं सोडियम नाइट्रेट। फिर से देखिए कलर चेंज में हमें यहाँ क्या याद रखना है बच्चों की, ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है द AgCl, इसका कलर कैसा, व्हाइट, कैसा प्रेसिपिटेट है ये, व्हाइट। ये इसका सिग्निफिकेंस है, कैरेक्टरिस्टिक जो हमें याद रखना है, ठीक है। इसी सेम रिएक्शन को बच्चों याद रखिएगा, किसी भी सॉल्ट में अगर हम लोग उसका एक्वस फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, और एक्वस फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमें उसे पानी में मिलाना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही बहुत सारे सॉल्ट्स में हम लोग उसका ना लिक्विड फॉर्म, उसको एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट किए बिना उसको गर्म करके मोल्टन स्टेट में ले जा करके भी सेम रिएक्शन करवा सकते हैं। यानी कि अगर मैं बोलूं कि मैंने NaCl लिया इन मोल्टन स्टेज, इंस्टेड कि मैं एक्वस सॉल्यूशन लूं, मैंने क्या किया, NaCl मोल्टन फॉर्म में ले लिया, मोल्टन यानी गर्म करके इतना गर्म किया उसको कि वो पिघल गया। सेम वैसे ही मैं अगर AgNO3 के साथ करूं, या तो इसको भी एक्वस फॉर्म में लूं या फिर मोल्टन फॉर्म में लूं। अगेन अब जैसे ही हमने इसको मोल्टन फॉर्म में लिया, अब ये रिएक्शन कैरी आउट होगा और सेम टू सेम वैसा ही रिजल्ट देगा जैसा पिछले बार दिया था इसने। लेकिन अगर हम दोनों को सॉलिड फॉर्म में ले लें एंड देन जस्ट मिक्स कर दें तो वहां इनफ एनर्जी नहीं होगा टू द रिएक्शन टू बी कैरिड आउट। आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए अब आगे देखें हम लोग और क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी है। सो समझिए, कुछ रिएक्शंस इतने लो एनर्जी में हो जाते थे, कुछ नहीं करना पड़ता था, रख दिया अगल बगल हो गया रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस को थोड़ा ज्यादा एनर्जी चाहिए होता था, तो हम लोग सॉलिड फॉर्म में अगल बगल रखने के बजाय उसको एक्वस फॉर्म में या मोल्टन स्टेट में कांटेक्ट में ले आते थे या मिक्स कर देते थे, देन रिएक्शन जो है वो कैरी आउट हो जाता था, करेक्ट। नाउ अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे रिएक्शंस के बारे में जिसका काम इतने एनर्जी से भी नहीं चल रहा था, अब इसको कुछ और एनर्जी चाहिए। तो ऐसे रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए वी नीड
हीट एनर्जी। यानी कि देखिए बच्चों, कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिनको कि ऐसे अगर सॉलिड स्टेट में आपस में मिक्स कर दो या एक्वस या मोल्टन स्टेट में बस आपस में मिक्स कर दो तो ना रिएक्शन स्टार्ट होगा ना आप किसी रिजल्ट तक पहुंचोगे। लेकिन उस रिएक्शन को करवाने के लिए क्या नेसेसरी होगा? हीट। यानी ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो तब ही शुरू होंगे जब हम लोग सिस्टम में हीट प्रोवाइड करेंगे। लाइक फर्स्ट रिएक्शन बच्चों, फर्स्ट रिएक्शन इज CuCO3। अब आप में से जो कह रहे हो इसका नाम कॉपर कार्बोनेट, वेरी गुड। इसका नाम क्या बच्चों? कॉपर कार्बोनेट। अब ये कॉपर कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो हीट करने की वजह से क्या होता है? कॉपर कार्बोनेट के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जो बॉन्ड्स है वो बढ़ते हुए काइनेटिक एनर्जी की वजह से वीकन हो जाता है। और देखिए ये जो CuCO3 नाम का कंपाउंड था वो ब्रेक हो जाता है इन CuO एंड CO2। अगर मैं बोलूं व्हाट इज दिस CuO? कॉपर ऑक्साइड। CuO इज कॉपर ऑक्साइड। एंड व्हाट इज CO2 बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो खैर कॉमन है, ये सभी बच्चों को पता होगा। एंड अब इस रिएक्शन में आप देखो हुआ क्या? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी यहाँ पे एक्ट किया कैसा? एक ऐसे फॉर्म ऑफ एनर्जी के तरह जिसने CuCO3 के बॉन्ड्स को ब्रेक कर दिया। और CuCO3 के बॉन्ड्स के ब्रेक होने के वजह से अब आपको यहाँ फॉर्मेशन दिख रहा है CuO और CO2 का। सो दिस इज एन एग्जांपल कि जहां ये रिएक्शन इनिशिएट ही तब हुआ जब हीट जो है वो सप्लाई किया गया। अगर मैं इस रिएक्शन से हीट को गायब कर दूं, हीट में एलिमिनेट कर दूं यहाँ से, लाइक अगर मैं हीट ना करूं तो ये पूरा रिएक्शन होगा ही नहीं। हीट नेसेसरी है टू इनिशिएट द रिएक्शन एंड टू कैरी आउट इट। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन ऐसा ही एक देखो बच्चों, यहाँ ये इसका नाम जो बताएगा, वेरी गुड, जो भी बताएगा ओके। जिन लोगों ने गेस किया लेड नाइट्रेट, वेरी गुड, दिस इज लेड नाइट्रेट। बच्चों लेड नाइट्रेट की भी कहानी सेम है। जब आप लेड नाइट्रेट को, सॉलिड लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करते हो तो अगेन इसमें जो भी आयंस मौजूद हैं उन आयंस के बीच का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड वीकन हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और फाइनली ये रिजल्ट करता है सर्टेन स्मॉलर कंपाउंड्स में। लाइक फर्स्ट वन इज लेड ऑक्साइड। फर्स्ट वन इज बच्चों लेड ऑक्साइड। अब ये लेड ऑक्साइड फॉर्म करता है और लेड ऑक्साइड के बारे में सिग्निफिकेंट बात, सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज येलो कलर। यानी कि ये जो हमारा लेड नाइट्रेट था ये येलो कलर का नहीं था, लेकिन हीट करने के बाद जब रिएक्शन हुआ तो इट रिजल्टेड इन अ कंपाउंड जिसका कलर येलो था। सिर्फ एक येलो कलर का ही कंपाउंड नहीं बल्कि उसके साथ एक गैस भी फॉर्म होता है। ये NO2 जो आपको दिख रहा है बच्चों, दिस इज नाइट्रोजन ऑक्साइड। और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है दिस इज अ ब्राउन गैस। ये गैसियस स्टेट में होता है, इवॉल्व करता है बाहर। यानी कि जब हम लोग ये रिएक्शन होता हुआ देखेंगे बच्चों तो जिस भी कंटेनर, जिस भी चाइना डिश या पेट्री डिश में हम लोग ये कंपाउंड लेंगे लेड नाइट्रेट और जब इसको हम लोग करेंगे बच्चों हीट, तो हीट करने के वजह से हम लोग क्या देखेंगे कि इससे सर्टेन ब्राउन कलर का फ्यूम्स जो है बाहर आएगा। और ये जो फ्यूम्स इससे ब्राउन कलर का बाहर आएगा बच्चों, दैट फ्यूम इज NO2। और साथ में एक गैस फॉर्म होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं? O2 गैस। अब आप यहाँ देख सकते हो दीज वर द एग्जांपल ऑफ रिएक्शंस जिनको होने के लिए, करवाने के लिए व्हाट वाज नीडेड? हीट एनर्जी वाज नीडेड। हीट एनर्जी के बिना ये रिएक्शंस कहीं नहीं होने वाले थे। नाउ ऐसे ही अब हीट एनर्जी हो, जिन भी रिएक्शंस को नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा एनर्जी चाहिए, लाइक अगर वो मिक्सिंग से नहीं हो सकते हैं, लाइक अगर वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन या मॉल्टन फॉर्म में रख करके रिएक्ट करवाने से नहीं हो सकते हैं, उन रिएक्शंस को थोड़ा ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो वो ज्यादा एनर्जी यहाँ पे ये तो हीट से काम चल गया। नाउ हीट हमारे पास ओनली वन ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, हमारे पास हीट के अलावा भी और बहुत सारा कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जीज है जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड आवर सेकेंड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज लाइट। नाउ लाइट एनर्जी से भी बहुत सारे रिएक्शंस कैरी आउट होते हैं बच्चों, और मैं यहाँ आपको बताऊंगा कुछ रिएक्शंस, कुछ कॉमन रिएक्शंस जो हमें हमारे डेली लाइफ में देखने को मिलता है जिसके वजह से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सर्टेन हमारा डिसीजंस जो है वो अफेक्ट होता है। लाइक उस वैसे रिएक्शंस पे भी आएंगे लेकिन पहले नॉर्मल रिएक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोसिंथेसिस। यू नो कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो लाइट पे डिपेंडेंट होता है, करेक्ट? नाउ फोटोसिंथेसिस इज व्हाट? इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज। और अगर ये सिर्फ और सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो हम लोग कह सकते हैं ना कि दीज आर द रिएक्शंस व्हिच रिक्वायर लाइट टू टेक प्लेस।
ये फर्स्ट रिएक्शन तो बहुत कॉमन है बच्चों, आप सभी को पता होगा। इस फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड दैट अ प्लांट एब्जॉर्ब्स फ्रॉम इट्स स्टोमाटा, और along with carbon dioxide it also gets the supply of H2O from its roots। रूट से वाटर भी जो है वो लीव्स तक ट्रांसपोर्ट हो जाता है। एंड बच्चों आपको पता है कि हमारे पास लीफ में क्या है, क्लोरोफिल भी है। नाउ क्लोरोफिल के अलावा सनलाइट तो वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर ही लेता है। और लास्टली क्या रिजल्ट करता है बच्चों, C6H12O6 along with ऑक्सीजन। सो दिस इज फोटोसिंथेसिस। आपको ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन बच्चों समझ में आ रहा होगा। अब आप ये देखो, अगर मैं यहाँ से ये सनलाइट हटा दूं तो ये रिएक्शन होना बंद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सनलाइट जो है इस रिएक्शन के लिए सर्व्स एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट रिएक्शन देखो बच्चों, ये वाला H2 प्लस Cl2। नाउ अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ तो एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन है या नहीं, मियर फ्रैक्शन तो होगा, 0 पॉइंट समथिंग परसेंट तो होगा, 0.000 समथिंग परसेंट एटलीस्ट, ठीक है। अगर मैं उस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लूं और साथ में अगर मैं कहीं से क्लोरीन गैस ले आऊं और एक रूम में हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को डालकर छोड़ दूं, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं बच्चों कि वहां पे HCl फॉर्म हो जाएगा और HCl का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा? ओके, वेरी गुड। नो, हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। रीजन बीइंग वेरी सिंपल कि सिर्फ H2 और Cl2 के मिलने की जरूरत नहीं पड़ती है टू फॉर्म HCl, बल्कि इस रिएक्शन में हमें क्या चाहिए होता है, along with the presence of H2 and Cl2 means hydrogen gas and chlorine gas, we also need the presence of light to promote the reaction, to make the reaction happen। यहाँ पे ये लाइट एनर्जी के बिना ये पर्टिकुलर रिएक्शन बच्चों आगे नहीं होने वाला था। अब आगे अगर आप देखो, अगला रिएक्शन अगर हम लोग देखें बच्चों, सो दिस इज, पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्लोरीन वाटर के बारे में क्या होता है, देन हम लोग ये पॉइंट समझेंगे, ठीक है। देखिए कंपाउंड होता है बच्चों जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरीन वाटर। क्या होता है क्लोरीन वाटर? जब हम लोग क्लोरीन और वाटर को रिएक्ट करवाते हैं बच्चों, जब क्लोरीन और वाटर को रिएक्ट करवाते हैं तो हमें दो कंपाउंड मिलता है। फर्स्ट वन इज HCl जिसको आप सभी लोग जानते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड सेकेंड वन जो हमें मिलता है बच्चों, दैट इज HClO जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरीन वाटर। अब ये जो क्लोरीन वाटर है बच्चों, ये क्लोरीन वाटर जब इसको सन से एक्सपोज करते हैं ना हम लोग, तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये हो जाता है डिकम्पोज। और डिकम्पोज होकर क्या रिजल्ट करता है ये, तो पहले तो HCl बना देता है और अलोंग विथ HCl ये क्या बनाता है, ऑक्सीजन गैस बनाता है। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आ रहा होगा। ये एक और ऐसे रिएक्शन का एग्जांपल है विच रिक्वायर्स हीट टू बी कंप्लीटेड। नाउ सिर्फ कंप्लीट होने में नहीं, इवन इनिशिएट होने में भी, बिना इस लाइट के सप्लाई के जो है ये रिएक्शन इनिशिएट भी नहीं होगा। रिएक्शन के शुरू होने के लिए ही लाइट एनर्जी देना होगा। एंड लास्ट एंड द मोस्ट फेमस काइंड ऑफ रिएक्शन विच इज डिपेंडेंट अपॉन लाइट। अब सिल्वर नाइट्रेट ना बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर का एक कंपाउंड होता है। आप देखोगे आपके स्कूल लैब में भी आपको पढ़ा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। वो जो सिल्वर नाइट्रेट का कंपाउंड आपको आपके स्कूल लैब में मिलेगा बच्चों, आप जब ध्यान से देखोगे ना तो देखोगे कि ये सिल्वर नाइट्रेट को एक बॉटल में बंद करके रखा गया है, जिस बॉटल का कलर कैसा है, ब्राउन बॉटल। या तो ब्राउन कलर का बॉटल होगा बच्चों, या तो ग्रीन बॉटल भी हो सकता है एज एन एक्सेप्शन। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो एक कलरफुल बॉटल के अंदर इस सिल्वर नाइट्रेट को रखा गया होगा। क्या आप इसके पीछे का कारण समझ सकते हो? इसके पीछे का कारण बड़ा सिंपल है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट को जब हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं बच्चों तो वो डिकम्पोज हो जाता है। और डिकम्पोज होकर क्या बनाता है, अगर सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग डिकम्पोज करेंगे तो डिकम्पोज करने पे पहले तो हमारा एजी मेटल जो है, एजी मेटल वो हमें अलग से मिल जाता है, सिल्वर मेटल वहां से एक्सट्रैक्ट हो जाता है, निकल जाता है। अच्छा यहाँ नाइट्रेट था बच्चों, तो नाइट्रेट जब ब्रेक होकर निकलेगा तो आपको पता है कि वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड के फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। NO3 जो है यानी नाइट्रेट अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, और यहाँ उसको सपोर्ट करने के लिए भी कोई नहीं, आप इस रिएक्शन में देखो तो। अब आपको समझ में आ रहा है ब्राउन बॉटल या ग्रीन बॉटल क्या करता है? अगर गलती से भी आपके साइंस लैब के अंदर सनलाइट आ रहा है, लाइट एनर्जी आ रही है, तो वो लाइट एनर्जी सिल्वर नाइट्रेट कंपाउंड को क्या कर सकता है, खराब कर सकता है। उसमें रिएक्शन काउज करके उस सिल्वर नाइट्रेट को ऑलरेडी कन्वर्ट कर देगा सिल्वर एंड NO2 में। और अगर आपको रिएक्शन में सिल्वर नाइट्रेट चाहिए, एंड देन जब आप वो बॉटल खोलोगे तो रिएक्शन के बाद आपको उस बॉटल के अंदर जो है नहीं मिलेगा सिल्वर नाइट्रेट, आपको सिल्वर और NO2 अलग अलग मिलेगा, उससे आपका काम होगा नहीं। तो इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए लोगों ने दिमाग लगाया,
कहा कि हम क्या करेंगे, जिस बॉटल में स्टोर करके रखेंगे सिल्वर नाइट्रेट को, वो बॉटल हम लोग या तो ब्राउन बना देंगे, या तो ग्रीन बना देंगे, या तो किसी भी डार्क कलर का बना देंगे उस ग्लास बॉटल को। उससे फायदा क्या होगा, जब भी सनलाइट जो है वो फॉल करेगा उस बॉटल पे, तो ज्यादा से ज्यादा सनलाइट अंदर रखे सिल्वर नाइट्रेट तक नहीं पहुंच पाएगा, जिसके वजह से ये डिकम्पोजिशन हो ही नहीं पाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक और मैं कॉमन क्वेश्चन रखता हूँ बच्चों, ठीक है। कॉमन क्वेश्चन, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे एक अल्कोहलिक बेवरेज है जो हम लोग देखते हैं आसपास के लोगों को कंज्यूम करते हुए, दैट इज बियर। अगर आपने गौर से देखा होगा कि ये जो बियर नाम का अल्कोहलिक ड्रिंक आता है, आप इसमें देखो तो वो बॉटल कैसी होती है, या तो ब्राउन कलर या तो ग्रीन कलर। आप कभी भी ऑब्जर्व करना। अब मैं यहाँ पे अल्कोहलिज्म जो है प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि डेली लाइफ में भी कितना साइंस इन्वॉल्व है। अगर डेली लाइफ में इन्वॉल्व साइंस को देखें तो आप देखो बियर के बॉटल में भी साइंस है। कैसे, तो आप बियर का बॉटल हमेशा या तो ब्राउन कलर का देखोगे, या तो ग्रीन कलर का देखोगे, या किसी भी डार्क कलर का देखोगे। यू विल नेवर सी अ ट्रांसपेरेंट बॉटल ऑफ बियर। आपने कभी इसके पीछे का रीजन सोचने की कोशिश की है? अगर आज तक आपने ये ऑब्जर्व नहीं किया था, मैंने आपको ये ऑब्जर्वेशन बताया, आप अभी सोचो तुरंत से आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आप इससे कनेक्ट करके आगे समझ पा रहे हो देन वेरी गुड। बियर में भी कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि लाइट सेंसिटिव होते हैं, यानी कि उनको अगर डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में लाया जाए, अगर सनलाइट मिले उनको, वो डिकम्पोज हो जाएगा। ना सिर्फ इससे उसकी क्वालिटी खराब होगी, बल्कि टेस्ट वगैरह भी अफेक्ट होगा, और शायद उसके शेल्फ लाइफ पे भी असर पड़ेगा। शेल्फ लाइफ बच्चों में बता दूं, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के बाद यूज करने के लिए कितना टाइम होता है हमारे पास, उसको शेल्फ लाइफ बोलते हैं, ठीक है। तो उसके शेल्फ लाइफ पे भी असर पड़ेगा अगर सनलाइट की वजह से वो डिकम्पोज होता रहेगा तो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा बहुत सारे कॉस्मेटिक्स, बहुत सारे खाने पीने के प्रोडक्ट्स और एडिबल सब्सटेंसेस में आपने देखा होगा बहुत प्यार से लिखा रहता है कीप अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। अब ये डिस्क्रिप्शन क्यों होता है बच्चों वहां, क्योंकि सनलाइट ना दो चीजों का सोर्स होता है। एक तो वो अपने आप में लाइट का सोर्स है बच्चों, एंड लाइट के साथ इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ हीट। तो जिसके वजह से ना हमारे बहुत सारे कॉस्मेटिक्स, बहुत सारे खाने पीने की चीजों में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि लाइट और हीट सेंसिटिव होते हैं। लाइट और हीट के प्रेजेंस में वो डिकम्पोज कर जाते हैं, या फर्दर और रिएक्ट कर जाते हैं, या ऐसे रिएक्शंस हो जाते हैं जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। दैट इज वाई वैसे सब्सटेंसेस में, वैसे प्रोडक्ट्स में पीछे आराम से लिखा हुआ रहता है डायरेक्शन दैट कीप अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। और हम लोग बहुत सारे लोग इवन वो पढ़ते भी नहीं है। तो मैं आपको बस इतना टिप दूंगा कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, खरीदते हो, देन इट इज वेरी नेसेसरी बच्चों कि आप एक बार ना उसमें डायरेक्शंस या पीछे जो भी चीजें होती है शायद कुछ आपको इंपॉर्टेंट मिल जाए, क्योंकि आपको डेली लेवल पे, डेली पे आप कंज्यूम करोगे, कोई भी किसी भी तरीके का मिस्टेक एक दिन के लिए वो आपको बहुत भारी पड़ सकता है, स्पेशली एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स के साथ या फिर गलत यूजेज ऑफ प्रोडक्ट के साथ। नाउ मूविंग अप टू आवर नेक्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कैरिंग आउट एन केमिकल रिएक्शन। हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी। नाउ इलेक्ट्रिसिटी से कौन कौन से रिएक्शंस करवाए जा सकते हैं? बहुत सारे रिएक्शंस हैं, अभी हम लोग दो समझेंगे। बेसिकली यहाँ पे ये जो दोनों रिएक्शंस आपको दिख रहा है, दीज आर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कहते हैं बच्चों इसको? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी ब्रेकिंग up of a compound when electric current is passed through it. Very good. It means ये इलेक्ट्रोलाइसिस कहो या फिर रिएक्शंस बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऐसा फॉर्म ऑफ रिएक्शंस है जहां पे जो कंपाउंड है ना वो ब्रेक हो जाता है जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन में। जैसे फर्स्ट एग्जांपल बड़ा कॉमन है, H2O। वाटर इज अ मॉलिक्यूल, वाटर इज अ मॉलिक्यूल जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। नाउ आपने क्या कभी सोचा है कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर हमारा वाटर बना हुआ है, तो क्या कभी हम लोग उस वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं? सो द आंसर इज वेरी सिंपल गाइस, यस हम लोग अलग कर सकते हैं। हम लोग H2O के मॉलिक्यूल को देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर सकते हैं। द ओनली थिंग दैट वी नीड टू डू इज
कि हम क्या करें, उस सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें। मैं अभी एक सिंपल सेटअप बताने वाला हूं बच्चों आपको इलेक्ट्रोलाइसिस का, या ये वाले रिएक्शन का, ताकि आप समझ सको कि ये रिएक्शन होगा कैसे। ठीक, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग वाटर में क्या कर रहे हैं, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास करवा रहे हैं। अब वाटर इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तो बच्चों आपको पता है। तो ये रिएक्शन कैसे पॉसिबल है, तो ये मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ, ये रिएक्शन होता कैसे, एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या होता है। अब आप देखो, सो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। एक हमें कंटेनर लेना है बच्चों, वेट, एक हमें लेना है कंटेनर। इस कंटेनर में हमने ले लिया है जो हमें लेना था, दैट इज वाटर, RH2O। एंड नाउ एक बात का हमें ध्यान रखना है, एक टेस्ट ट्यूब हम लोग यहाँ रखेंगे बच्चों, एक टेस्ट ट्यूब हम लोग यहाँ रखेंगे, इन दोनों को ही उल्टा करके रखेंगे। और नेक्स्ट चीज हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोड होगा। ठीक, ये यहाँ पे हमारा एक इलेक्ट्रोड होगा, एक इलेक्ट्रोड हमारा यहाँ होगा बच्चों, और इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे किससे, एक सेल से। अच्छा, एक सेल से हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे बच्चों। अच्छा, अब अगर मैं बोलूँ कि कौन नेगेटिव है और कौन पॉजिटिव है, तो आप क्या बताओगे। देखो ये बड़ा वाला लाइन, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल। ये छोटा वाला लाइन, ये वाला, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा, जब हम लोग ये वाला सेटअप बनाएंगे और बनाने के बाद, अच्छा लेट मी पुट अ स्विच ऑल्सो, अगर मैं यहाँ पे एक स्विच भी डाल दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ एक स्विच भी डाल दूं, तो जब तक ये स्विच ऑफ है तब तक तो कुछ नहीं हो रहा है। सपोज हमने ये स्विच ऑन कर दिया, अब ये स्विच ऑन होने के बाद क्या यहाँ कुछ होगा, नहीं, कुछ नहीं होगा। वेरी गुड, क्यों नहीं होगा, बिकॉज वाटर इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा बहुत अब पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे, ठीक है, कॉमन सॉल्ट, NaCl वगैरह। अब इसको ऐड करने से होगा क्या, दिस NaCl विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट, जिसके वजह से यहाँ कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। अब जैसे ही एक बार कंडक्शन स्टार्ट होगा, तो आप देखो कि यहाँ करंट जब फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ इस साइड, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज इधर से इधर फ्लो करने लगेगा। अच्छा, जैसे ही यहाँ पे करंट आएगा तो होगा क्या, पहले तो ये NaCl ये ब्रेक हो जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में। साथ ही साथ ये जो H2O था बच्चों हमारे पास यहाँ, अब क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोलाइट बन चुका है ये सॉल्यूशन, तो अब ये H2O भी सेपरेट होगा, H प्लस आयन बनाएगा बच्चों 2H प्लस, और साथ में ये बनाएगा O2 माइनस। अब आप देखो इस पानी के अंदर आयन्स है, एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है। जो नेगेटिवली चार्ज आयन है बच्चों, ये अट्रैक्ट हो जाता है किधर, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के तरफ, और ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है ये अट्रैक्ट हो जाता है नेगेटिव टर्मिनल के तरफ। और अब देखो हाइड्रोजन जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है यहाँ, अगर मैं अलग अलग कलर से बताऊं तो ये देखो, ये रेड वाला कलर बच्चों, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक्यूमुलेट हो रहा है यहाँ। अब क्योंकि ये वाटर है और वाटर से हल्का होता है हाइड्रोजन, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि इस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन एक्यूमुलेट होने लगेगा इस रिएक्शन के शुरू करते ही इलेक्ट्रोलाइसिस के। और वैसे ही यहाँ पे धीरे धीरे इस वाले साइड में कौन सा बबल्स एक्यूमुलेट होने लगेगा बच्चों, O2, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल्स है वो धीरे धीरे यहाँ पे आने लग जाएगा। थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो ये जो अंदर में एयर और वाटर का जो लेवल है इसमें भी चेंजेस देखने को मिलेगा, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ गैस। जब अंदर ज्यादा गैस जमा होगा बच्चों, तो ये लेवल जो है यहाँ से घटने लगेगा। और आप देखोगे कि बाय वॉल्यूम अगर आप कंपेयर करोगे इस वाले और इस वाले टेस्ट ट्यूब में, तो आप देखोगे कि हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में डबल है, जो कि एक फैक्ट है कि एक वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का अमाउंट डबल होता है व्हेन कंपेयर टू ऑक्सीजन। द फॉर्मूला इज बेसिकली H2O। ये इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। और जब मैंने ये समझाया आपको, तो साथ ही साथ आपको ये भी यहाँ पे समझ जाना चाहिए था। देखो यही सेम चीज है, यहाँ मैंने NaCl भी ब्रेक किया है। अगर इसी वाटर में NaCl जो है वो आयनाइज हो जाए, तो Na प्लस चला जाएगा यहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास, और Cl माइनस कहाँ चला जाएगा बच्चों, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास। जिसके वजह से यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको सोडियम का डिपोजिशन इस मेटल के ऊपर ही, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या देखने को मिलेगा, सोडियम का डिपोजिशन, क्योंकि सोडियम क्या है, एक मेटल है, तो ये तो इवॉल्व नहीं करेगा बाहर गैस के तरह, यहाँ डिपॉजिट कर जाएगा। और ये जो Cl माइनस है, ये तो यहाँ आने के बाद क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और क्लोरीन गैस यहाँ
एक्यूमुलेट करवाएगा। सिमिलर सा रिएक्शन है बच्चों, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है दोनों रिएक्शंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए बच्चों हम लोग सीखेंगे, आगे बढ़ते हुए हम लोग सीखेंगे रिएक्शन किसके बारे में। अब हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है ऐसे रिएक्शंस जो क्या प्रोवाइड करने पर होते हैं, प्रेशर। लेट मी सेट इट वंस, ओके, थिंक दिस विल वर्क। ओके, सो अब हमारे पास कौन सा रिएक्शन है बच्चों, ऐसे रिएक्शंस जो कि प्रेशर पर डिपेंडेंट है, यानी प्रेशर प्रोवाइड करने पर ही होगा। ऐसे तो इस तरीके के रिएक्शंस रेयर होते हैं, बहुत कम पूछा जाता है इनसे क्वेश्चंस, लेकिन लेट अस सी प्रेशर पर डिपेंडेंट कौन कौन सा रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन इज मर्क्यूरिक क्लोराइड, व्हेन मर्क्यूरिक क्लोराइड रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड। अच्छा, ये कब होता है, देखिए मर्क्यूरिक क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड को अगर सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के साथ रख दें, देन इट विल नॉट स्टार्ट रिएक्टिंग। लेकिन रिएक्शन कब स्टार्ट होगा, जब हम लोग उसको ना एक दूसरे के अगेंस्ट रख करके एक मोर्टार के फॉर्म में, यानी मोर्टार बोले तो मिक्सचर के फॉर्म में, अगर हम लोग अच्छे से प्रेस कर करके रब करके मिलाते हैं, तो देन वहां क्या अप्लाई होता है बच्चों, ये रब करने से क्या अप्लाई होता है वहां, प्रेशर। तो देखिए जब हमारे पास हमारे रिएक्टेंट्स थे, कौन कौन थे रिएक्टेंट्स, मर्क्यूरिक क्लोराइड साथ में पोटेशियम आयोडाइड, जब हमने इस पे अप्लाई करा प्रेशर बाय रबिंग देम, तो हमें क्या फॉर्म होता हुआ मिला बच्चों, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। अब मर्क्यूरिक ऑक्साइड का कलर सिमिलर टू द कलर जिस कलर में हमने यहाँ इसको लिखा है। मर्क्यूरी मरकरी जो है वो स्लाइटली रेडिश कलर के आसपास में अपीयर होगा, जिसको आप स्कारलेट कलर के तौर पर याद रख सकते हो बच्चों। अगेन इस कलर को हम लोग क्या बोलेंगे, स्कारलेट। अब एक लड़के के नजर से देखो तो मुझे तो ये रेड दिख रहा है, लेकिन हमें याद रखना है, अगर इस कलर का नाम लिखना है हमें बच्चों, तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, स्कारलेट। ठीक है, स्कारलेट एक ऐसा कलर है जो स्लाइटली रेडिश के आसपास होता है। ठीक है, नाउ एक और रिएक्शन है बच्चों जो प्रेशर पर डिपेंडेंट है, प्रेशर प्रोवाइड करोगे तभी वो रिएक्शन होगा। दैट रिएक्शन इज नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। व्हेन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर एक्सपोज्ड टू ईच अदर, दे डोंट रिएक्ट डायरेक्टली, बल्कि ये रिएक्शन तभी होता है जब बहुत हाई प्रेशर हम लोग अप्लाई करते हैं टुवर्ड्स दोज गैसेस, यानी कि इन गैसेस को अगर रिएक्ट करवाना है तो एक ऐसे चेंबर में इनको मिक्स करना होगा जिस चेंबर से हम लोग इस पे बहुत हाई प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। जब इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक चेंबर में डालकर बहुत हाई प्रेशर से हम लोग एक्सपोज करवाते हैं, तब बच्चों क्या फॉर्म होता है, अमोनिया फॉर्म होता है बच्चों। अमोनिया, व्हाट इज अमोनिया, NH3। अब अमोनिया का यूज ना हम लोग वेरियस एक्टिविटीज के लिए करते हैं। अमोनिया के डेरिवेटिव से हम लोग फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं, उसी अमोनिया के डेरिवेटिव से एक्सप्लोजिव्स भी बन जाते हैं। ठीक है, बहुत सारा यूजेस है अमोनिया का। तो आई होप ये प्रेशर वाला भी आपको दो रिएक्शंस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये दोनों रिएक्शन आपको समझ में आ रहा होगा, और क्या क्या रिएक्शन इन्वॉल्व है ये क्लियर हो रहा होगा आपको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वेट अ मिनट। सो नाउ वी हैव रिएक्शंस बेस्ड अपॉन कैटलिस्ट। अब बच्चों देखो, अगर हम लोग स्टार्टिंग में देखें कि हमने क्या क्या डिस्कस करने की बात की थी, तो उसमें से ज्यादातर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास क्या है डिस्कस करने को, देखिए बच्चों इनमें से हमने जो मिक्सिंग डिस्कस किया, इजी, सॉल्यूशन इजी, हीट इजी, लाइट इजी, इलेक्ट्रिसिटी इजी, प्रेशर भी इजी, सब में थोड़ा थोड़ा पढ़ना था, ज्यादा नहीं पढ़ना था। थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें किसमें जानना पड़ेगा, कैटलिस्ट में। कैटलिस्ट के बारे में थोड़ा सा एडिशनली ज्यादा सीखना पड़ेगा, जिसके वजह से आज बच्चों हमारा ये लास्ट टॉपिक होने जाने वाला है। कैटलिस्ट में आज हम लोग खत्म करेंगे समझ करके, जिसमें कैटलिस्ट के बारे में आज हम लोग समझेंगे क्या, कैटलिस्ट के बारे में आज हम लोग ये समझेंगे कि कैटलिस्ट क्या है और कैसे किसी रिएक्शन को जो है अफेक्ट करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैटलिस्ट क्या है और कैसे किसी रिएक्शन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। बच्चों देखो, अगर मैं यहाँ बोलूं कैटलिस्ट, तो देखिए कैटलिस्ट के बारे में यहाँ क्या लिखा है, कैटलिस्ट्स आर सब्सटेंसेस which alter the rate of a chemical reaction। नाउ समझे जरा, कैटलिस्ट्स जो है वो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो ऑल्टर, ऑल्टर इट मींस चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं किसको, रेट ऑफ अ रिएक्शन। रेट को हम लोग बच्चों सिंपली क्या समझ सकते हैं, स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, कोई भी रिएक्शन कितना जल्दी होगा कितना धीरे होगा, यानी कि कुछ रिएक्शंस को हम लोग सर्टेन सब्सटेंसेस के मदद से अपने मर्जी से स्लो डाउन भी कर सकते हैं, फास्टन अप भी कर सकते हैं। वैसे सब्सटेंसेस जिसके ऐड करने के वजह से जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो अफेक्ट होगा, वैसे सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं,
कैटलिस्ट बच्चों। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर से अगेन एक बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। मैं इसको पसंद करता हूँ एक्सप्लेन करना कि देखो बच्चों, आपको शादी में पंडित पता है, शादी में पंडित होता है, और आपको ये भी पता होगा कि यूजुअली एक शादी शायद बिना पंडित के नहीं होगी। अभी हिंदू मैरिज की बात करूं तो बिना पंडित के नहीं होगी, ठीक है। अगर हम लोग वैसे ही मुस्लिम मैरिज की बात करें तो उनके वैसे वो होते होंगे जो शादी यहाँ करवाते होंगे, उनके बिना नहीं होगी। ऐसे ही हर रिलीजन में आप देखोगे तो समथिंग है, कोई एजेंट है जो शादी करवा रहा है। नाउ इफ यू लुक इनटू अ मैरिज, आप देखो कि शादी हो किन की रही है, एक लड़के और लड़की की शादी हो रही है, और वो शादी कितनी जल्दी होगा, कितने देर से होगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है बच्चों? ये यहाँ पे डिसाइड कर रहा है वो पंडित। वो पंडित जितने तेजी से मंत्र पढ़ेगा बच्चों, शादी उतनी जल्दी हो जाएगी। वो पंडित अगर मंत्र पढ़ना धीरे कर दे तो शादी होने में समय लगेगा, और अगर वो पंडित कहे कि मैं मंत्र नहीं पढ़ूंगा, मैं जा रहा हूँ, तो शायद शादी तब तक रुकी रहे जब तक कोई दूसरा पंडित ना आ जाए। और अगर वो पंडित शादी करवा के चला जाता है, तो वो शादी करवाया और करवा कर चला गया ना, क्या वो शादी के बाद जो कपल बना उसमें उसका कोई रोल दिख रहा है? इट मींस दूल्हा एंड दुल्हन वर द रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट हमें क्या मिला? अ कपल। लेकिन उस दूल्हा और दुल्हन को कपल में कन्वर्ट करने का काम किसने किया? पंडित ने। अब ये कन्वर्जन कितने तेजी से होगा, कितने धीरे होगा, ये वो पंडित डिसाइड कर रहा है। लेकिन देखो, वो पंडित रिएक्शन को अफेक्ट कर रहा है विदाउट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। क्या उसने शादी में पार्टिसिपेट किया? क्या वो दूल्हे के साइड से है या दुल्हन के साइड से है? नहीं है किसी के साइड से, लेकिन बिना शादी में पार्टिसिपेट किए उसने शादी के स्पीड को अफेक्ट कर दिया। सेम वैसा ही रोल समथिंग कैटलिस्ट का होता है। जैसे आप देखो, ये फर्स्ट रिएक्शन KClO3, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट कहते हैं इसको, ठीक है। KClO3 एक नया कंपाउंड दिख रहा होगा बच्चों आपको, इसको आप नाम याद कर लो, दिस इज पोटेशियम क्लोरेट। तो ये पोटेशियम क्लोरेट जो है, जब इसको हम लोग MnO को क्या कहते हैं? मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड के प्रेजेंस में, दिस इज अ कैटलिस्ट। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, जब KClO3 को मैंगनीज ऑक्साइड के प्रेजेंस में छोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। और पोटेशियम क्लोराइड के साथ यहाँ क्या दिखता है? ऑक्सीजन। नाउ इफ यू सी, ये था MnO2, यानी यहाँ मैंगनीज भी था, ऑक्सीजन भी था, और ये रिएक्शन करवाने में हेल्प कर रहा है। लेकिन इफ यू लुक इनटू द प्रोडक्ट साइड, क्या आपको यहाँ कहीं मैंगनीज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। और जो ऑक्सीजन दिख भी रहा है बच्चों, वो याद रखना, वो ये वाला ऑक्सीजन है जो यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। आप बैलेंस करके देख लो, बैलेंस करके देखो तो 2K, दो पोटेशियम दो पोटेशियम, एक क्लोरीन एक क्लोरीन, 3 2 6 ऑक्सीजन, 3 2 6 ऑक्सीजन। ना इस ऑक्सीजन का कहीं प्रोडक्ट में जिक्र है बच्चों, ना इस मैंगनीज का कहीं प्रोडक्ट में जिक्र है। लेकिन आप देखो, ये तो इस रिएक्शन को करवाने में हेल्प कर रहा है ना। कैसे? एक पॉइंट में अगर मैं बस समझाऊं तो ये याद रखना, कोई भी रिएक्शन ऐसे नहीं होता है कि रिएक्शन स्टार्ट्स एंड देन सडनली एंड्स, कि शुरू हुआ रिएक्शन प्रोडक्ट बन गया। एक्चुअली बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनके होने के बीच में सर्टेन इंटरमीडिएट स्टेप्स होता है, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट क्या करता है? उन इंटरमीडिएट स्टेप्स, यानी कि प्रोडक्ट के बनने से पहले जो जो स्टेप्स हो रहा है, मे बी वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन लास्ट में जब हमें प्रोडक्ट मिल रहा है तब तक वो हमारे प्रोडक्ट के साइड से एलिमिनेट हो चुका है, क्योंकि वो कहाँ था? इंटरमीडिएट पार्ट में था, फाइनल पार्ट में नजर नहीं आता। यही काम है कैटलिस्ट का, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स में ऐड होकर, हटकर, किसी तरह से रिएक्शन के रेट को अफेक्ट कर कर पूरे रिएक्शन के स्पीड को कम या ज्यादा कर पाता है, लेकिन न प्रोडक्ट में नजर ही नहीं आता है। समझ में आ रही है ये बात? यानी कि जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसके स्ट्रक्चर में कहीं इसका एटम मॉलिक्यूल्स नजर नहीं आएगा, बस वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा। वैसा ही एक और रिएक्शन बच्चों नीचे है, दिस इज, अगर आप पहचान पा रहे हो, वेरी गुड, दिस इज अमोनिया, दिस इज अमोनिया। अमोनिया को जब हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो कब होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन इसका? जब हमें प्लैटिनम, जब हमारे पास प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट मौजूद होता है, तो प्लैटिनम को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हुए ये इन दोनों को एक साथ रखने पर रिजल्ट मिलता है हमारे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ बच्चों क्या मिला हमें? वाटर मॉलिक्यूल। अगेन आप देखो कि ये पीटी कैटलिस्ट कैसे है, तो 4N, 4 नाइट्रोजन यहाँ है, 4 नाइट्रोजन यहाँ है, नाइट्रोजन बैलेंस्ड बच्चों। उसके बाद 3 हाइड्रोजन यहाँ है, और यहाँ पे सॉरी
4 3 जा 12, 12 हाइड्रोजन वहां है, 6 2 जा 12, 12 हाइड्रोजन यहाँ है। ऑक्सीजन भी जरा बैलेंस कर ले बच्चों, 5 2 जा 10 ऑक्सीजन यहाँ है, यहाँ 4 ऑक्सीजन बच्चों और यहाँ 6 ऑक्सीजन, 10 ऑक्सीजन दिख रहा है। ये प्लैटिनम बस एक कैटलिस्ट बनकर रह गया, क्यों? ना रिएक्टेंट के साइड है ना प्रोडक्ट के साइड नजर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें? ये भी एक कैटलिस्ट पर बेस्ड ही रिएक्शन है। मैंने यहाँ कहा था क्या, देखिए कुछ लोग आपको ये भी बता सकते हैं, कुछ लोग आसानी से समझाने के लिए बच्चों को ये भी बताते हैं कि कैटलिस्ट बच्चों ऐसे चीजों को कहते हैं जो रिएक्शन के स्पीड को तेज कर देता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको कहता हूं ऐसा नहीं, आप डेफिनेशन यहाँ पढ़ रहे हो, सिर्फ तेज नहीं कर रहा है, ऑल्टर मीन्स व्हाट? ऑल्टर मीन्स इट इज चेंजिंग द स्पीड ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन। और चेंजिंग में तो दोनों ही आता है ना, या तो वो रिएक्शन को एक्सेलरेट कर सकता है, इट मीन्स फास्ट करवा सकता है, या तो वो रिएक्शन को रिटार्ड इट मींस स्लो डाउन करवा सकता है। और बच्चों इसी के बेसिस पर ये जो कैटलिस्ट किसी रिएक्शन को स्लो डाउन कर रहा है या किसी रिएक्शन को फास्ट एनफ कर दे रहा है, उसके बेसिस पे वी हैव टू काइंड्स ऑफ कैटलिस्ट्स बच्चों। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट ऐसे कैटलिस्ट को कहते हैं जो रिएक्शन को क्या कर देता है? एक्सेलरेट कर देता है, फास्ट कर देता है। और वहीं पे दूसरे तरह का हमारे पास कैटलिस्ट है नेगेटिव कैटलिस्ट, जो क्या करता है? रिएक्शन को रिटार्ड यानी कि स्लो कर देता है। आई होप बच्चों आपको ये ना पूरा जो कैटलिस्ट वाली कहानी है ये समझ में आ रही है, ठीक है? ठीक, लेट मी लुक कि हमारे पास नेक्स्ट क्या है। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ पे आज हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट कैसे काम करता है, कौन होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट कोई एक रिएक्शन के साथ। एंड वी हैव आल्सो एग्जांपल ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट कैसे और कहाँ काम करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको पता है बच्चों, ये क्या है? देखो आपने H2O सुना होगा, वाटर कहते हैं, लेकिन ये H2O2 क्या है बच्चों? इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या कहते हैं बच्चों? हाइड्रोजन परऑक्साइड। जरा इसकी कहानी बड़ा इस हाइड्रोजन परऑक्साइड की जो कहानी है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है बच्चों। जरा अगर आप जानना चाहो तो मैं बताऊं 2 मिनट, ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड आपको पता है एक टाइम पे ना इसका इस्तेमाल ये बात है तब की जब हमारे पास ना कोई एंटीबायोटिक्स नहीं थे। आपको पता होगा तो एंटीबायोटिक्स जो है वो बहुत पुरानी डिस्कवरी नहीं है, ऐसा भी नहीं कहूंगा कि कल या परसों खोजा गया है, लेकिन हाँ ह्यूमन हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो काफी रिसेंटली ही डिस्कवरी हुई है बच्चों एंटीबायोटिक्स की। इससे पहले कि एंटीबायोटिक्स डिस्कवर हुआ था उससे पहले भी लोगों को चोटें लगती थी, उसमें इन्फेक्शन होता था और काफी ज्यादा खतरा होता था उस टाइम पे लॉस ऑफ ऑर्गन का या फिर वो पार्ट काट देने का, इन्फेक्शन की वजह से डैमेज बढ़ जाने का। तो उस टाइम पे ना लोग ना छोटी मोटी चोटों से भी बड़ा डरा करते थे, क्योंकि पता है उनके पास ना तब ये डेटॉल नहीं हुआ करता था, उनके पास ये एंटीबायोटिक वाली दवाइयां नहीं थी जो वो खा ले या वहां लगा ले तो वो पार्ट ठीक हो जाएगा, बल्कि उनके पास एक जुगाड़ था जिसको कहते थे हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड को एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज करते थे, जो भी घाव में इन्फेक्शन अगर नजर आने लग गया है तो वहां पे हाइड्रोजन परऑक्साइड डाल करके उस वुंड को साफ करते थे ताकि इन्फेक्शन किसी तरह से रुक जाए। और अगर मैं अभी बताऊं तो अभी के टाइम पे हाइड्रोजन परऑक्साइड किसी भी ह्यूमन के साथ यूज नहीं किया जाता है। और बहुत सारे जगहों पे जहां लोग जानवर रखते हैं और जानवरों का इलाज करते हैं और जहां खर्च कर कर इलाज नहीं करना चाहते हैं वहां सस्ते में जानवरों के वुंड्स का इलाज आज के टाइम पर हाइड्रोजन परऑक्साइड से होता है। काफी दर्दनाक प्रोसेस है हाइड्रोजन परऑक्साइड के मदद से इलाज करना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, पुराने टाइम पे यूज होता था, अब नहीं यूज होता है, हमारे पास बहुत बेटर बेटर ऑल्टरनेटिव है इससे, ठीक है। सो नाउ दिस हाइड्रोजन परऑक्साइड जब इसको हम लोग छोड़ते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड MnO2, थोड़ी देर पहले भी हम लोग इसी कैटलिस्ट का यूज कर रहे थे, राइट। सो जब हम लोग इसको MnO2 के प्रेजेंस में रखते हैं तो आप देखिए ये H2O यानी कि वाटर बना देता है। देखिए ये नॉर्मल वाटर बन जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड से किस में कन्वर्ट हो गया? ये नॉर्मल वाटर में H2O में कन्वर्ट हो गया। और लास्ट में क्या दे देता है? लास्ट में दे देता है O2। देखिए ये रिएक्शन ना अगर नॉर्मली करवाया जाता तो काफी धीरे होता, लेकिन क्योंकि यहाँ MnO2 था तो ये MnO2 यानी कि मैंगनीज ऑक्साइड क्या किया? इस रिएक्शन को फास्ट कर दिया, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोले? पॉजिटिव कैटलिस्ट बोले, क्योंकि ये इस रिएक्शन को प्रमोट कर रहा है, तेज कर दे रहा है बहुत। वहीं पे नेगेटिव कैटलिस्ट का पहला एग्जांपल है कि फोस्फोरिक एसिड जो है ना वो हाइड्रोजन परऑक्साइड के इसी यही वाला सेम रिएक्शन, यानी ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जो डिकम्पोज हो रहा है और डिकम्पोज होकर वाटर और ऑक्सीजन बना रहा है, अगर यहाँ पे इस सिस्टम में MnO2 डाल दिए तो तेजी से हो जाएगा ये रिएक्शन। और अगर यहीं पे MnO2 के जगह अगर हम लोग क्या डाल दें बच्चों?
फॉस्फोरिक एसिड डाल दे तो सेम रिएक्शन को होने में अब ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये देखो ये भी एक कैटलिस्ट है, ऑल्टर कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को, लेकिन बढ़ाने के जगह क्या कर रहा है बच्चों, ये रेट ऑफ रिएक्शन को घटा दे रहा है। वेरी गुड। एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल, रेट ऑफ ऑक्सीडेशन जो है क्लोरोफॉर्म का, क्लोरोफॉर्म का रेट ऑफ ऑक्सीडेशन जो है वो घट जाता है एल्कोहल के प्रेजेंस में। क्लोरोफॉर्म बच्चों अगर आपको नहीं पता तो ये एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें कि क्लोरीन प्रेजेंट होता है, क्लोरीन और हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव होता है क्लोरोफॉर्म। पुराने टाइम पर इसका इस्तेमाल एज एनेस्थीसिया किया जाता था। एनेस्थीसिया यानी कि बेहोश करने की दवाई के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता था। आपने मूवीज वगैरह में सीन देखा होगा कि रुमाल में ऐसे छोटी सी बॉटल वो लोग उलटते हैं और ऐसे नाक में लगा के और फिर ओमनी में डाल के ले जाते हैं। ठीक है, तो ये मूवीज में जो ये सीन था, इसको डॉक्टर भी यूज करते थे एक टाइम पर, जो पेशेंट वगैरह जिनका ऑपरेशन हुआ होना रहता था उनको बेहोश करने के लिए बेसिकली। लेकिन क्या प्रॉब्लम था, अब इसका यूज नहीं होता, अब क्लोरोफॉर्म का यूज हम लोग नहीं करते हैं। बेसिक प्रॉब्लम ये था ना क्लोरोफॉर्म के साथ कि इसका ना डोजेज क्लियर नहीं था लोगों को लेकर। ऐसा होता था कि कुछ लोगों को क्लोरोफॉर्म दिया गया ये मानकर कि ऑपरेशन करने में 3-4 घंटा लगेगा, 5 घंटा लगेगा, तो उस हिसाब से क्लोरोफॉर्म उनको दिया जाता था। लेकिन डॉक्टर्स कभी श्योर नहीं होते थे कि ये डोज ऑफ क्लोरोफॉर्म जब इस इंसान को दिया जा रहा है तो ये कितने देर में उठेगा, उठेगा भी कि नहीं उठेगा, या ऐसा तो नहीं कि ऑपरेशन के बीच में उठ जाए। ये क्लोरोफॉर्म का डोजेज डिफरेंट लोगों के हिसाब से अलग अलग होता था, यानी कि सेम डोज ऑफ क्लोरोफॉर्म में जहां एक इंसान एक दिन बेहोश रहता तो उतना ही डोज ऑफ क्लोरोफॉर्म का असर किसी इंसान पर ऐसा पड़ता मानो कि वो कुछ दिनों तक नहीं उठता। कुछ लोग कोमा में भी चले जाते थे और कुछ लोगों पे ऐसा असर पड़ता था कि अभी क्लोरोफॉर्म दिया गया, वो ठीक बेहोश है, ऑपरेशन के बीच में बेचारे को होश आ रहा है। तो ये क्लोरोफॉर्म का कॉन्सिक्वेंसेस और डेंजर्स को देखते हुए इसका यूज जो है डिस्कार्ड कर दिया गया टाइम के साथ। अब हम लोग लोकल एनेस्थीसिया और अलग अलग तरीके के एनेस्थीसिया का यूज करते हैं जो कि कंपैरेटिवली सेफर है और जिनके डोज को लेकर के ना हमें आइडिया बेटर है। नाउ दिस वाज योर पॉजिटिव कैटलिस्ट, दिस वाज योर नेगेटिव कैटलिस्ट। तो लेट मी सी आगे हमारे पास क्या है बच्चों। ठीक है, सो आज हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, आज हमने सारे कंडीशंस नेसेसरी फॉर, कंडीशंस नेसेसरी फॉर केमिकल रिएक्शन, ये सारे ही कंडीशंस को हमने अच्छे से पढ़ लिया है आज। अब हमें पता है कि अगर कहीं भी केमिकल रिएक्शन करवाना है तो किन चीजों का ध्यान रखना होगा, क्या चीजें प्रोवाइड करवानी होंगी, तब केमिकल रिएक्शन होगा। और इसके पीछे का कारण भी आप समझ गए कि क्यों इन चीजों को प्रोवाइड करवाने पर रिएक्शन होता है। बहुत केसेस में ये पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, जिसके वजह से रेट ऑफ रिएक्शन और इवन रिएक्शन के शुरू होने या ना होने का अंतर भी क्रिएट होता है बच्चों। सो आई होप कि आज का क्लास, आई होप कि आज का क्लास आपको बच्चों अच्छा लगा हो, आपको सारा कुछ समझ में आया हो कि कौन 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 से और कैसे कैसे कंडीशंस हैं जो कि नेसेसरी है फॉर कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शन। सो आज का क्लास बच्चों यहीं तक था। मिलते हैं हम लोग एक और क्लास में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।